जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो पति को ये 8 काम तुरंत कर लेना चाहिए। इन काम को करने के बाद ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि पत्नी के द्वारा लगाए गए 1 2 3 4 जितने भी वो मेंटेनेंस के केसेस करती है, सारे के सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं, या फिर मिनिमम मेंटेनेंस लगेगा, या फिर वही लगेगा जो आपके केस में लगना होगा, मतलब कि आप उसे टाल ही नहीं सकते। तो जो लगना होगा रीजनेबल लगेगा, अनावश्यक मेंटेनेंस आपके केस में नहीं लगेगा। तो ये कौन से 8 काम है, इन्हें नोट करके रखिए और अभी से लग जाइए। अगर आपका केस चल रहा है या फिर केस आने वाला है या भविष्य में आ सकता है, तो ये 8 काम अभी से करना शुरू कर दीजिए। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, पहला काम आपको यह करना है कि जैसे ही मेंटेनेंस का केस आता है, आपको तत्काल जवाब देना है और जवाब में बहुत सारी बातें लिखनी है। अतिरिक्त कथन जिसे हम कहते हैं, अतिरिक्त पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बातें लिखनी है जो पत्नी की बुराई करती हैं, जो ये बताती हैं कि पत्नी आपके साथ में किस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रही थी, या फिर वो एडल्ट्री में थी, या फिर उसकी कोई इनकम है, या फिर वेल क्वालिफाइड है, या फिर वो शादी के पहले कमा रही थी या कमा सकती है, या उसके अंदर कोई ऐसा हुनर है कि वो ऐसा काम करके पैसा कमा सकती है। यानी कला प्रतिभा जो भी है, आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में मेंशन करना है अपने जवाब में। कई बार ऐसा होता है कि हम जवाब देने में देरी करते हैं, तो हमें जवाब देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें जवाब दे देना है। नंबर 2, दूसरा काम यह करना है कि जवाब देने के बाद अब आपको फटाफट अपने केस में एफिडेविट देना है। तो एफिडेविट तो देना सो देना ही है, इसके साथ आपको अपनी इनकम क्या बैंक स्टेटमेंट या जिस चीज से आपकी इनकम है, आप व्यापारी है तो अलग अलग चीजों से आपकी इनकम हो सकती है, जैसे रेंट आता है, बिजनेस से आता है, ठेकेदारी से आता है, कमीशन आता है, तो ये सारी डिटेल आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको अपने खर्चे की डिटेल, और ध्यान रहे खर्चे की डिटेल में हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जैसे एडवोकेट के एक्सपेंसेस, जैसे कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जैसे कि ट्रेवल का खर्चा, क्योंकि सबसे ज्यादा जब वाइफ आपके ऊपर केस करती है तो यही खर्चे आपके ऊपर आते हैं। ट्रेवल का खर्चा बढ़ जाता है और साथ में आपके ऊपर एडवोकेट के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 4 से 5 केस एक साथ डील करते हैं और सभी में आपको हर महीने अपने एडवोकेट को फीस देना होती है और ट्रेवल करना पड़ता है, इधर से उधर उधर से इधर, तो इसमें आपका अच्छा खासा पैसा जाता है। ये खर्चा हम छुपा लेते हैं, ये हमें जरूर बताने नहीं, खर्चे की पूरी लिस्ट लगानी है, उसमें चाय दूध से लेके एडवोकेट के खर्चे से लेके ट्रेवलिंग के खर्चे से लेके सारी डिटेल आपकी आनी चाहिए कि हमारा महीने का इतना खर्चा है और हमारी महीने की इतनी इनकम है। ये डिटेल में लिखकर आपको लिस्ट बनाकर देनी है। तीसरा काम आपको यह करना है, आपका कोई लोन है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं इस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, हाउसिंग के लिए, क्योंकि हाउसिंग लोन ही कोर्ट ज्यादातर एडजस्ट करती है इन मामलों में। तो आपके ऊपर कोई हाउसिंग लोन है तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो इनकम है उसमें पहले आपके खर्चे कटेंगे, फिर लोन कटेगा, फिर आपके नीचे जो बचेगा उसमें से वाइफ को फिर कोर्ट तय करेगी कितना देना है, अगर देना है तो आपके ऊपर अगर हाउसिंग लोन है या फिर आपके ऊपर इंटरिम लग चुका है या फाइनल लग चुका है, अब आपको पैसा पे करना है, तो आप लोन लेके भी उस पैसे को पे कर सकते हैं और दोबारा से कोर्ट में जाकर इस लोन की ईएमआई को आप उस मेंटेनेंस में एडजस्ट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी जो लोन की ईएमआई है वो पत्नी को दिए जाने वाला जो मेंटेनेंस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी। मतलब आपकी जेब से जितना पैसा जा रहा था अभी उतना ही जाएगा, लेकिन पत्नी को पैसा कम मिलेगा और आपकी ईएमआई पे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और आपकी इनकम है भरपूर, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। नंबर 4, अपने खाते में किसी के पैसे का लेन देन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करते हैं, परिवार का जितना भी इनकम है सारा हमारे खाते में आने दो, किसी ने दोस्त ने बोला हमारे खाते में आने दो, परिवार के नाम की प्रॉपर्टी है उसका रेंट आता हमारे खाते में आने दो, परिवार का बिजनेस है उसका पैसा हमारे खाते में आने दो। तो कोई भी पैसा ऐसा जो आपका नहीं है, मतलब आपने नहीं कमाया, तो वो पैसा आपको अपने अकाउंट में नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी से आप कर्ज लेते हैं तो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं और वो कोर्ट को बता सकते हैं कि कर्ज है और ये हमको लौटाना है, या हमने लिया था और ये हम लौटा रहे हैं। आप परिवार से कर्ज ले सकते हो, आप पड़ोसियों से कर्ज ले सकते हो, आप रिश्तेदारों से कर्ज ले सकते हो, तो वो कर्ज भी आपको दिखाना है और उसको लौटाना भी है अगर लेते हो तो। इसके अलावा नंबर 5, पत्नी की अगर कोई इनकम है तो पत्नी के इनकम के सबूत आपको ही देना है। पत्नी को तो देना है तो उसकी मर्जी, लेकिन देना आपको ही है। अगर वो नहीं देगी, वो कहती कोर्ट में साहब हम तो बेरोजगार है, हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, हमें ने मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, या फिर एडल्ट्री में है, या शराबी है, कबाबी है, नवाबी है, जो भी वो आरोप लगाती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस तय कर सकती है। तो आपको ही कोर्ट को बताना है कि हुजूर मेरी पत्नी की ये इनकम है, यहां से कमाती है, और आपको आरटीआई लगा के वहां से उस इनकम की जानकारी निकाल लेनी है।
अगर पत्नी प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, कहीं पर भी जॉब कर रही हो, तो आपके राइट है कि आप आरटीआई से उसके प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी मांग सकते हैं और उन्हें देना पड़ेगा। ऐसे जजमेंट हैं। अगर आपको जजमेंट की आवश्यकता है ऐसे आरटीआई के लिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 7, नंबर 6, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी होने का भी सबूत आपको ही देना है। कुछ ऐसे जजमेंट्स देखे गए हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है और स्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि पत्नी कमा सकती है, कमाने के काबिल है, सक्षम है, तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो जो पत्नी सक्षम होती है कमाने में और पति की कोई गलती नहीं होती है, तो ऐसे केस में कोर्ट आमतौर पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी या फिर मिनिमम मेंटेनेंस देगी। तो आपको ही बताना कोर्ट को और आपको ही साबित करना कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है। नंबर 7, अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको अपनी पत्नी के एडल्ट्री के सबूत देना है, लेकिन प्रॉपर सबूत हो तभी दे। अगर आपको ऐसा संदेह है या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मेरी पत्नी जो उसके पास नंबर है, जो उसके नाम से मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से वो किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है, तो आप कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 91 या फिर नए कानून के हिसाब से बीएनएसएस की धारा 93 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव करिए और इसके अंतर्गत न्यायालय से निवेदन करिए कि हुजूर इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। तो पत्नी की 2 साल की कॉल डिटेल निकल जाएगी, जिसमें कॉल किस समय की जाती थी, किसको की जाती थी, कितने लंबे समय तक बात होती थी, कितनी बार बात होती थी और क्या मैसेज होता था, किस लोकेशन पे मैसेज जाता था, किस लोकेशन पे ये मोबाइल जाता था और कब कब किस लोकेशन पर बात हुई, कब कब ये मोबाइल किस लोकेशन पे गए, ये सारी चीजें उसमें निकल आएंगी। अगर वाइफ एडल्ट्री में है, उस नंबर से बात करती है, उसके नाम से, तो ये आपके लिए एक सबूत के तौर पर काम करेगा और एडल्ट्री के आधार पर पत्नी को एक पैसा नहीं मिलेगा और मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो जाएगा। ऐसा जजमेंट देखने को मिला है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है और पति चाहता उसकी कॉल डिटेल निकलवाना, तो संदेह के आधार पर वो आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय उसे कॉल डिटेल प्रोवाइड करवा सकती है। इसके अलावा नंबर 8, अगर पत्नी ने बैंक अकाउंट छुपाया है या फिर कोर्ट में झूठे सबूत दिए मेंटेनेंस लेने के लिए या फिर उसने पति की इनकम को जानबूझकर गलत बताया है, झूठा एफिडेविट दिया है, अपनी संपत्ति छुपाई है, तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल ऐसी झूठे एफिडेविट देने वाली पत्नी, झूठे सबूत देने वाली पत्नी के खिलाफ कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि अगर पुराने कानून की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 340 से पटे धारा 195 और इसके साथ में लगने वाली आईपीसी की तमाम धाराएं होती हैं। वैसे ही आप नए कानून के अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 379 से पटे धारा 215 और इसके साथ बीएनएस की धारा 227 से लेकर 246 के बीच में हो सकती हैं। आप उनका उपयोग करके और एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको ये 8 काम तत्काल करना होते हैं जब आपके ऊपर कोई भी मेंटेनेंस का केस आता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस केस में मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए और पत्नी लेने का प्रयास करती है, तो फिर आपको ये सारी चीजें, या पत्नी कुछ चीजें छुपाती है या झूठे सबूत देती है, तो आपको ये सभी चीजें कोर्ट के सामने लाना जरूरी होता है, तभी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आपके केस में मिनिमम लगेगा या फिर रीजनेबल लगेगा, यानी जो लगना होगा वही लगेगा। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।